प्यारे छात्रों, आज हम करने जा रहे हैं एमए भाग 2 सेमेस्टर चौथा प्रश्न पत्र 1 का क्वेश्चन ध्वनि यंत्र पर प्रकाश डालें। उत्तर: वे अंग जिनके सहयोग से ध्वनि का उत्पादन होता है उन्हें ध्वनि यंत्र कहा जाता है। श्वसन तंत्र से लेकर पाचन तंत्र तक विभिन्न अंग ध्वनि उत्पादन में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। वे अंग जो ध्वनि उत्पादन में अपना सहयोग देते हैं वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, फेफड़े। मनुष्य की श्वसन प्रक्रिया फेफड़ों के सहारे चलती है। ये श्वसन प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। रात्रि के समय जब मनुष्य के सभी अंग शिथिल हो जाते हैं किंतु श्वसन प्रक्रिया फेफड़ों के सहारे चलती रहती है। श्वसन प्रक्रिया में फेफड़े शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और अशुद्ध वायु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इस प्रकार जीवन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। यह भी एक नितांत सत्य है कि यदि मनुष्य को कुछ समय के लिए ऑक्सीजन प्राप्त न हो तो उसकी मृत्यु हो सकती है। फेफड़ों द्वारा श्वसन प्रक्रिया में जो निरार्थक वायु बाहर निकलती है उसी से ध्वनि का उत्पादन होता है। इस प्रकार ये निरार्थक वायु मनुष्य के लिए परम उपयोगी सिद्ध होती है। भले फेफड़ों का कार्य रक्त शुद्धिकरण के लिए शुद्ध वायु ऑक्सीजन को ग्रहण करना और अशुद्ध वायु कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है, किंतु इसी प्रक्रिया में ध्वनि का उत्पादन हो जाता है। इस प्रकार फेफड़े ध्वनि उत्पादन का प्रमुख अंग है। नंबर 2, श्वास नालिका। श्वास नालिका भले सीधे रूप से ध्वनियों का उत्पादन नहीं करती, किंतु ये ध्वनि उत्पादन का आधार अवश्य बनती है। फेफड़ों की वायु श्वास नालिका के सहारे मुख मार्ग से बाहर निकल जाती है और बाहर की वायु श्वास नालिका के सहारे फेफड़ों तक पहुंच जाती है। इस प्रकार श्वास नालिका ध्वनि उत्पादन का प्रमुख अंग है। नंबर 3, काकल या अभिकाकल। ये भी ध्वनि उत्पादन में अपना सहयोग देता है। इसे कौवा भी कहते हैं। ये खाद्य या पेय पदार्थों को लेते समय श्वास नालिका को ढक लेता है किंतु श्वसन प्रक्रिया में खोल देता है। नंबर 4, स्वर यंत्र। गले के बाहर की तरफ एक कठोर अंग होता है, इसे स्वर यंत्र कहते हैं। ये ध्वनि उत्पादन में अपना सहयोग देता है। स्वर यंत्र के ऊपर 2 ओष्ठाकार लचीले पर्दे होते हैं जिन्हें स्वर तंत्रियाँ कहते हैं। पुरुषों की स्वर तंत्रियाँ 2.5 इंच और स्त्रियों की आधा इंच होती हैं। स्वर तंत्रियों की 3 स्थितियाँ होती हैं। प्रथम स्थिति में जब स्वर तंत्रियाँ एक दूसरे से निकट होती है किंतु वायु बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है तो उद्घोष ध्वनियों का उत्पादन होता है। दूसरी स्थिति में जब स्वर तंत्रियाँ एक दूसरे के बहुत निकट होती हैं, वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती है और स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो घोष ध्वनियों का उत्पादन होता है। तीसरी स्थिति में जब स्वर तंत्रियाँ एक दूसरे के ना तो अधिक निकट होती हैं और ना ही एक दूसरे से अधिक दूर होती हैं, ऐसी स्थिति में जब वायु बाहर निकलती है तो फुसफुसाहट की ध्वनियों का उत्पादन होता है। नंबर 5, अलजीवा। कंठ के ऊपरी भाग पर एक मांसल अंग होता है जिसे अलजीवा कहते हैं। अलजीवा कभी मुख मार्ग को तो कभी नासिका मार्ग को खोलता और बंद करता है। अलजीवा की 3 स्थितियाँ होती हैं। पहली स्वाभाविक अवस्था है। ये मांसल अंग आगे बढ़कर मुख मार्ग को बंद कर देता है, मुंह बंद हो जाता है और श्वसन प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। दूसरी अवस्था में ये मांसल अंग आगे बढ़कर नासिका मार्ग को बंद कर देता है। श्वास की वायु मुख मार्ग से फेफड़ों तक
और फेफड़ों की बाजू मुख मार्ग से बाहर निकल जाती है, तब मौखिक ध्वनियों का उत्पादन होता है, जिन्हें स्वर और व्यंजन कहा जाता है। नंबर 6, नासिका विवर। नासिका विवर भी ध्वनि उत्पादन में विशेष भूमिका निभाता है। श्वसन नालिका नाक तक 2 भागों में विभक्त होती है और आगे चलकर एक हो जाती है। जब बाजू केवल नासिका मार्ग से निकलती है तो नासिकीय ध्वनियों का उत्पादन होता है, जिनमें न, न, म आदि हैं। जब बाजू नासिका मार्ग और मुख मार्ग से साथ साथ बाहर निकलती है तो अनुनासिक ध्वनियों का उत्पादन होता है, जिनमें ए, ओ आदि होती हैं। नंबर 7, तालु। मुख विवर के ऊपर एक मांसल अंग होता है, जिसे तालु कहते हैं, जे आगे दांत से लेकर अलजीबा के मध्य तक होता है। तालु के 4 भाग होते हैं: तालु, मुर्दा, कठोर और पथसर्प। ये सब अंग हैं। जब श्वास की बाजू का या जीभ तालु से को स्पर्श करती है तब ध्वनियों का उत्पादन होता है। इस प्रकार तालु ध्वनि उत्पादन में अपना विशेष सहयोग देता है। नंबर 8, जीभ। मुख विवर के निचले भाग में एक मांसल अंग लटकता है, जिसे जीभ कहते हैं। जीभ का मुख्य कार्य दांतों द्वारा चबाए भोजन को गले से उतारना होता है, लेकिन ये अंग ध्वनि उत्पादन में भी अपना सहयोग देता है। जीभ के 5 भाग होते हैं: जीभ की नोक, जीभ का अग्र, जीभ का मध्य, जीभ का पक्ष और जीभ का मूल। जीभ जब दांतों का या तालु को स्पर्श करती है तो ध्वनियों का उत्पादन होता है। जीभ की गतिशीलता भी ध्वनि उत्पादन में अपना सहयोग देती है। नंबर 9, दांत। मुख विवर में आगे की तरफ जुबाड़ों पर दांतों की 2 पंक्तियां होती हैं। दांतों का मुख्य कार्य भोजन को चबाना और पाचन के अनुकूल बनाना होता है, किंतु दांत ध्वनि उत्पादन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब जीभ की नोक दांतों को स्पर्श करती है तो दांते ध्वनियों त, थ, द, ध का उत्पादन होता है। इस प्रकार दांत ध्वनियों के उत्पादन में विशेष भूमिका निभाते हैं। नंबर 10, ओष्ठ। मुख विवर का सबसे आगे का मांसल अंग ओष्ठ होते हैं। ओष्ठों का मुख्य कार्य भोजन को ग्रहण करना होता है, किंतु ये ध्वनियों का उत्पादन भी करते हैं। ऊपर का ओष्ठ और नीचे का ओष्ठ आपस में मिलकर अपवर्ग अर्थात प, फ, ब, म ध्वनियों का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार ओष्ठ ध्वनियों का उत्पादन में भी अपना सहयोग देते हैं। अंत में कहा जा सकता है कि फेफड़ों से लेकर ओष्ठ तक श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र तक के सभी अंग ध्वनि उत्पादन में अपना सहयोग देते हैं। अगर इन अंगों में से एक भी अंग ठीक से कार्य न करे तो ध्वनियों का उच्चारण शुद्ध रूप में नहीं हो सकता। इस प्रकार ध्वनि उत्पादन में इन सभी अंगों की विशेष भूमिका होती है। धन्यवाद।